हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 11th के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो है जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था, क्या जेसीईआरटी या जैक के द्वारा क्लास 11th के लिए मॉडल सेट कब जारी करेगा, और वो उन्होंने अपना काम कर दिया है। जेसीईआरटी के द्वारा जैक से क्लास 11th के प्राय सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर निकल चुका है। फिजिक्स का जो मॉडल पेपर है उसमें आप देखेंगे 40 क्वेश्चंस है, और उसी मॉडल पेपर को सॉल्यूशन के साथ हम आपके साथ लेकर के आए हैं। शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन का जो टाइप है, किस यूनिट से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप। और आपको एक बात की खुशखबरी आपको देना चाहते हैं कि क्लास 12 का जो फिजिक्स पेपर हुआ 16 फरवरी को, उसमें जेसीईआरटी के द्वारा जो भी रेल प्रोजेक्ट के तहत एग्जामिनेशन हुआ था, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से लिया गया है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे कि क्लास 11th का जो फिजिक्स पेपर होगा, मोस्टली जेसीईआरटी के द्वारा जो रेल प्रोजेक्ट के तहत क्वेश्चन पेपर दिया गया है, उसको आप निश्चित रूप से अच्छी ढंग से बना लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग मॉडल सेट जो जारी किया गया है उसमें क्या क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का है और कैसे उसका सोल्यूशन होगा, इसलिए शुरू से अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, बीच बीच में घंटी बजाते रहिएगा, ताकि हम भी तरोताज़ा होकर आपके साथ आ सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ है जेसीईआरटी मॉडल पेपर फिजिक्स फॉर 2024 जैक बोर्ड जो जारी किया गया है, वो जारी किया गया यहाँ से। और क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एसआई में आधार इकाइयों की संख्या कितनी होती है, मतलब बेसिक यूनिट जो है वो कितना है एसआई में। तो आप जानते हैं बेसिक यूनिट जो है सिस्टम है सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। तो सीजीएस या एफपीएस या एमकेएस में बेसिक यूनिट जो था, आधार इकाई 3 था, लेंथ, मास और टाइम। जब एसआई का सिलेक्शन किया गया तो उसमें 7 है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और मोल। 7 क्वांटिटी को उसमें लिया गया है। इसलिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ देखिए 5, 10, 7, 9, इसलिए ऑप्शन सी इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है प्रकाश वर्ष जो है किसका यूनिट है, प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है। लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी ऐसे दिया रहेगा, डिस्टेंस, मास, टाइम, एनर्जी ऐसे दिया रहेगा। तो आप प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस का यूनिट आप याद रखेंगे, डिस्टेंस का यूनिट है। तो अब कितना होता है एक प्रकाश वर्ष, कितने के बराबर होता है। यहाँ 9.46 10 to the power 12, 9.46 10 to the power 13 सेंटीमीटर है। यहाँ मीटर है, ये मीटर है और ये मीटर है। तो 9.46 प्राय सब में है, तो 9.46 10 to the power 15 मीटर इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए, गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र है। गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब कैपिटल जी, कैपिटल जी का आपको बताना है डायमेंशन क्या है, कैपिटल जी का डायमेंशन कितना होगा। तो आप कैपिटल जी का डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। किसी फॉर्मूला को पकड़िए जिसमें आपको कैपिटल जी मिल जाए बस, और वहां से आप निकाल दीजिए। हर फॉर्मूले से निकाला गया डायमेंशन बराबर होगा। तो बेटर है आप सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लीजिए, तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है F = G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसलिए कैपिटल जी यहाँ अगर रखते हैं तो इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, F × r स्क्वायर बटे m1 × m2, और यहाँ से F फोर्स है, ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। ये लेंथ है तो ये हो गया L2, ये मास है तो ये हो गया m2। एक मास यहाँ से कैंसिल हो गया, नीचे से ऊपर जाएगा तो हो गया m-1। L यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो दिस इज L3 और t-2। ये m-1 L3 t-2, ये आपको बता रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। 1-2 डायमेंशन तो रहेगा ही आपको, इसलिए आप गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसको।
तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन इसका सही है। सी ऑप्शन है m-1 L³ T-2। क्वेश्चन 4 आइए देखिए, एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए समान वेग v1 और अगले समान समय के लिए एक समान वेग v2 के साथ चलता है, तो औसत वेग उसका क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी उसका कितना होगा, वो आपको यहां पर निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, देखिए यहां से हम निकालते हैं। ये आपका ए और बी पॉइंट है। सीधी सरल रेखा पर यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान वेग v1 से, मान लीजिए यहां से यहां तक आया ये v1 वेग से t1 समय में, और यहां से यहां तक आया t समय मान लेते हैं, t समय में, v2 वेग से उसी t समय में आया, सेम t समय में, समान समय में समान वेग v2 के साथ चलता है। तो औसत वेग निकालना है, मतलब v एवरेज आपको निकालना है क्या होगा। तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, नहीं यहां पर आप कर सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आप सीधे कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। विस्थापन तो एक ही होगा, फाइनल और लास्ट। इसमें क्या कर सकते हैं आप, विस्थापन बटे कुल समय, ये आप निकाल सकते हैं। तो विस्थापन मतलब यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आप x1 मान लेते हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 मान लेते हैं, तो दिस इज x1 प्लस x2 बाय टोटल टाइम t प्लस टी। तो x1 हो जाएगा डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम v1t, x2 वेलोसिटी इनटू टाइम v2t, और बाय t प्लस टी 2t। यहाँ ऊपर में से t कॉमन ले लीजिए, क्या बचा v1 प्लस v2 बाय 2t, तो t और t कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको v1 प्लस v2 बाय 2। ये ऑप्शन इसका आएगा। ऑप्शन देखिए क्या है, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 बाय 2। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है इसका। यहाँ अंडर रूट v1 v2 है और वहाँ v1 v2 बाय v1 प्लस v2 है। क्लियर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक कण के प्रक्षेप्य वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा। एक कण के प्रक्षेप्य वक्र पर शीर्ष त्वरण कितना होगा। प्रक्षेप मतलब समझ रहे हैं आप, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप का मतलब हो गया आपको प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल के बारे में आप देखें तो कहां पर पूछ रहा है, शीर्ष पर, मतलब टॉप पॉइंट पर कितना होगा। टॉप पॉइंट पर आपको पूछना है कितना होगा उसका। ये यहां से आप प्रोजेक्ट किए, ये यहां से प्रोजेक्ट किए, यहां से आया, टॉप पॉइंट ये हुआ। तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज करता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, दैट इज ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम एक्सेलरेशन इधर काम करेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन काम करेगा, और दैट इज इक्वल टू जी सब जगह काम करेगा इसके लिए। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है अधिकतम न्यूनतम शून्य जी, इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखिए, कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है। वृत्ताकार पथ के अनुदिश, वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखा अंतः त्रिज्या की ओर, बाहरी त्रिज्या की ओर, घूर्णन अक्ष की ओर। तो कोई वस्तु जब घूमती है ऐसे, ये एक्सिस हो गया इसका, इसके एक्सिस के अबाउट यहाँ से अगर यहाँ चला आया है तो ये कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, ये सब सीधी की दिशा जो होती है इस एक्सिस के अबाउट होती है, घूर्णन अक्ष के अबाउट होती है। इसलिए इसका आप बिल्कुल आसानी से डी नंबर लगा सकते हैं, डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रक्षेप्य का प्रक्षेप्य पथ होता है, ये जो हम लोग प्रोजेक्टाइल को यहाँ फेंके हैं इस तरह से, ये जा रहा है सर, इस रास्ते का क्या नाम है, इस रास्ते का शेप कैसा होता है। तो दिस इज पैराबोलिक, ये शेप जो है पैराबोलिक होता है, परवलयाकार, और उसका इक्वेशन अभी आपको याद करना चाहिए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये परवलयाकार होता है, इस शेप को कहते हैं, इसलिए हाइपरबोला, परवलय, ये जो है ऑप्शन बी जो है इसका
सही। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, शून्य परिमाण देने वाले असमान सदिशों का न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए। अगर मान लीजिए ए वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, ए वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, तो इस दोनों का अगर ये वेक्टर मान लीजिए इधर F1 है, इधर F2 है और इधर F3 है, अगर इस दोनों का रिजल्टेंट आपको इस दिशा में काम करेगा, इस दिशा में काम करेगा, और ये जो रिजल्टेंट है R अगर F3 के बराबर हो गया, इस R का मान F3 के बराबर हो जाएगा, तो तीनों को अगर हम सम कर देंगे तो दैट इज 0। तीनों का सम जो हो जाएगा दैट इज 0 हो जाएगा। इसलिए मिनिमम संख्या होना चाहिए 1 2 3। इसलिए शून्य परिमाण देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 3। ऑप्शन बी नंबर जो है वो इसका बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, समतल में विरामावस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल होता है। एक बॉडी है, ये इस पर ये सरफेस है, एक टेबल है, इस पर एक बॉडी रखा हुआ है, ये रेस्ट कंडीशन में है, ये रेस्ट कंडीशन में है। तो कहता है इस पर बल, जो घर्षण बल काम करेगा, कैसे काम करता है, सतह से ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर, सतह से नीचे की ओर, आरोपित बल की दिशा में बल इधर लगाएंगे तो, या फिर शून्य होगा 0। तो आप याद रखेंगे जैसे कि यहाँ पर वस्तु लिखा हुआ है, तो ये इधर इसका वेट काम करेगा और इधर इसका नॉर्मल रिएक्शन काम करता है F। अगर वस्तु हम इधर खिसकाएंगे, इधर बल लगाएंगे तो घर्षण बल इधर काम करेगा, अगर इधर बल लगाएंगे तो घर्षण बल इधर काम करेगा। जब तक हम खींचने की या उसको पुल करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक घर्षण बल उसमें काम नहीं करेगा। इसलिए विराम की अवस्था में किसी बॉडी पर जो घर्षण बल होता है दैट इज 0, शून्य होता है घर्षण की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखिए, 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो पिंड पर एक ही बल लगाया जाता है। यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो भारी पिंड का त्वरण कितना होगा, ये आपको बताना है। एक ही बल है तो बल का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma। एक ही पिंड है, एक ही पिंड है, आप ध्यान रखेंगे, सॉरी एक ही बल है, एक ही बल है, पिंड अलग अलग है। तो यहां पर देखिए लिख सकते हैं आप F बराबर m1a1 और दूसरा भी बराबर बल है m2a2। इसका मतलब क्या हुआ, m1a1 बराबर m2a2। यहां पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, m1 m2 मालूम है, हल्के पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है, तो आपको a2 निकालना है। इसलिए a2 बराबर हो जाएगा आपका कितना, m1a1 बटे m2। m1 कितना है 4 किलोग्राम, त्वरण इसमें कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m2 कितना है 5 किलोग्राम, 5 हो गया ये, 8/5, 8/5, 16 5 80, इसलिए 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका ऑप्शन आएगा सही। तो देखिए कहां पर है ये, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.2, 1.6, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में है 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर होता है, क्या कहलाता है। किसी पिंड का द्रव्यमान, मैंने इसी फॉर्मूला को देखिए ना, यहाँ जो बनाए हम लोग, ये जो फॉर्मूला लिए हम लोग, उसी पर आपको यहाँ मिल जाएगा ये आंसर इसका। इसी पिंड पर हम लोग, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। क्या कहते हैं देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान m और उस पर लगने वाले बल, किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। मतलब बल और त्वरण के बराबर होता है। F बराबर ma हम लोग पढ़े यहाँ पर, F इक्वल टू ma पढ़े, तो m बराबर हो जाएगा F बटे m। तो इसको क्या कहा जाता है, न्यूटन लॉ से रिलेटेड है, इसलिए इसको कहते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान, इसको कहता है इनर्शियल मास। इनर्शियल मास यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, गुरुत्वीय द्रव्यमान,
विद्युत चुंबकीय द्रव्यमान, आंतरिक द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान। इनर्शियल मास इसको कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान, इनर्शियल मास, इनर्शियल मास। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखिए। 12 फायरिंग से पहले बंदूक और गोली, ये बंदूक है आपका, देखिए ये आपका बंदूक है, यहां पे गोली है, ट्रिगर लगा हुआ है, यहां पर से फायरिंग से पहले, जब तक हम फायरिंग नहीं करते हैं तब तक दोनों ही रेस्ट कंडीशन में है, बंदूक भी रेस्ट कंडीशन में है, गोली भी रेस्ट कंडीशन में है। तो फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखीय संवेग, रेखीय संवेग इसमें क्या होता है, बंदूक का द्रव्यमान m है और वेलोसिटी v है, तो गोली का द्रव्यमान m है और वेलोसिटी v है, स्मॉल m स्मॉल v। ये रेखीय संवेग का सिद्धांत होता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो दोनों रेस्ट में है, इसलिए 0 हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, शून्य। इसलिए बड़ा होता है, छोटा होता है, शून्य होता है, अधिकतम होगा, इसलिए क्या आंसर आएगा आपका सी नंबर जो है ये इसका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखिए। क्रिया और प्रतिक्रिया कार्य करते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया, देखिए यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक वस्तु ये है, दूसरा वस्तु ये है, ये है ए, ये है बी, इधर से बल लगाएगा, इधर से बल लगाएगा, तो ये क्रिया हो जाएगा एफ बी ए, ये प्रतिक्रिया हो जाएगा एफ ए बी, फोर्स ऑन बी बाय ए, फोर्स ऑन ए बाय बी। क्या कहते हैं देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया कार्य करते हैं एक ही पिंड पर, नहीं दो पिंड है याद रखें, एक ही दिशा में भी नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों विपरीत दिशा में करते हैं, एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। दो अलग अलग सिस्टम पर ये दोनों कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। 100 द्रव्यमान, 100 केजी का द्रव्यमान दिया हुआ है, m इज 100 केजी, 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, h इज 10 मीटर। तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी, काइनेटिक एनर्जी में जो वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में जितना कमी होगी, स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होगी काइनेटिक एनर्जी में उतनी वृद्धि होगी। स्थितिज ऊर्जा मतलब mgh, ये हो गया 100, g का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ तो 9.8 यूज करेंगे, और ये 10 हो गया, इसको लिख देंगे आप 98 पर 3 0 एक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 9800 जूल, ये इसका ऑप्शन आएगा 9800 जूल। तो पहला ही आपका देखिए, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, 9800 जूल। वहाँ तो 1000 है या 5000 है और वहाँ 3000। क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखिए। निम्नलिखित में कौन सा असंरक्षित बल है जी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम बल है, चुंबकीय बल है, घर्षण बल है, ये इसका आंसर होगा घर्षण बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखिए। 16, क्वेश्चन नंबर 16, एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया है, उसे बल के साथ 60 डिग्री के कोण पर बनाते हुए 10 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है। तो कार्य का फॉर्मूला बताइए। कार्य आपको बताना है वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क का जो फॉर्मूला होता है आपका एफ एस कॉस थीटा, सारा चीज दिया हुआ वहां से, बेहिचक आप 1 मिनट के अंदर सुनेंगे। आपको बार बार कह रहे हैं कि एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, 15 मिनट समय का पढ़ने का मिलता है, आराम से सिंक करके हुए बनाइए, हर क्वेश्चन को बनेगा, हर क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, आप में कैपेसिटी है, अपने आप को निराश मत कीजिए। मोमेंटम बनाना है तो बनेगा, क्वेश्चन बनाना है तो बनेगा, बस सिर्फ शांति के साथ अपना काम करना है। तो आपको बताया W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये हो गया आपको, जब यहां से किसी को थीटा डिग्री पर ले जा रहे हैं तो F है आपको देखिए यहाँ पर 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का बल है यहाँ से 50, S गया कितना 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया, और ये हो गया आपको cos 60, तो ये हो गया 50, ये हो गया 10, और ये cos 60 हाफ हो जाता है, cos 60 हाफ हो गया, यहाँ से कैंसिल कर दिए 5, 50 इंटू 5 250 जूल, इसका आंसर आएगा 250 जूल। तो 250 जूल आपका आंसर कहाँ पर है, 200 है, 100 है, 300 है,
डी नंबर जो है 250 का जूल यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है, इसलिए 16 का कितना नंबर होगा, डी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक बेले नर्तकी अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन करती है। तो आप देखते हो कभी कभी एक पांव पर रख करके ऐसे घूमती है, पूरा चक्कर लगा के घूमती है, डांसर जो है वो, उसमें क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसलिए ये जो है किस सिद्धांत का उपयोग करती है, द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, रैखिक गति का संरक्षण, कोणीय गति का संरक्षण। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यहां पर से अक्ष का भिन्न अभिन्यास, द्रव्यमान के वितरण की प्रकृति, कोणीय वेग, घूर्णन अक्ष की दूरी। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एम आर स्क्वायर, समेशन लगा करके यहाँ से समेशन एम आर स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का। तो यहाँ मास हो गया, यहाँ अक्ष से उसका डिस्टेंस हो जाएगा, मास यहाँ पर हो गया और एक्सिस ये हो गया। इसलिए कोणीय वेग जो है एंगुलर वेलोसिटी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 19 आइए, किसी पिंड पर कार्य करने वाला बला घूर्ण का घूर्णी अनुरूप किसके बराबर। रोटेशनल मोशन में जो काम टॉर्क करता है वही काम लीनियर मोशन में कौन करता है। तो बल, फोर्स, बल का जो काम होता है किसी बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्प्लेस करना, और टॉर्क का काम का है उसी बॉडी को उसी स्थान पर रोटेट कराना, उसको घूर्णन गति उसमें प्रोड्यूस करना। इसलिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है वो टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एनालॉग क्या था, वो मास, और यहाँ पे टॉर्क का हो गया आपको फोर्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए जी का मान कहाँ शून्य होता है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज देखिए कितना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, घबराने की बात नहीं है। आप जी का वैल्यू कहाँ शून्य होता है वो आप पढ़ें। जी का वैल्यू कहाँ शून्य होता है आप जानते हैं, पृथ्वी के सेंटर पर, नहीं, पृथ्वी के सेंटर पर जी का वैल्यू शून्य होता है। तो कैसे उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हो गया अर्थ, ये सेंटर हो गया, ये डायमीटर हो गया पूरा इसका, ये पूरा डायमीटर हो गया, और ये अगर आप इसको ले लेते हैं आर, तो आर क्या हो गया, डायमीटर का आधा। अगर ये पूरा डायमीटर है तो उसका आधा, यहाँ पे 0 होगा। देखिए ऑप्शन देखिए क्या कहता है, जी का मान कहाँ शून्य होता है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर। यहाँ अगर h बराबर r ले लेंगे तो यहाँ जी का वैल्यू 0 नहीं होगा। पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई पर, पृथ्वी के आधे व्यास के गहराई, ये गहराई हो गया और उसका आधा यहाँ पर लिए हैं आप, तो यहाँ पर जी का वैल्यू शून्य होगा। इसलिए आप इसको बेहिचक, इसका जो आंसर है आप बी लगा सकते हैं, बी आंसर सही होगा। ऑप्शन सी देखिए क्या कहता है, गहराई पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर, आधी त्रिज्या का गहराई यहाँ पे नहीं होगा। ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच, ध्रुव यहाँ है, भूमध्य रेखा के बीच में यहाँ पर होगा, वो संभव नहीं है। इसलिए कहाँ होगा, मतलब पृथ्वी के केंद्र पर, इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं पृथ्वी के व्यास के आधे गहराई पर, ये इसका 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आइए, देखिए पृथ्वी की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी। तो यहाँ से पृथ्वी की सतह से जाना शुरू करेंगे आप U, तो U बराबर mgh बढ़ते जाएगा आपको, mgh बढ़ते जाएगा आपको। कहाँ पे ये अधिकतम होगी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, अनंत में, अनंत में उसका जो वैल्यू है वो अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये देखिए वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी का उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आवर्तकाल हो गया मतलब क्या, जैसे ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया और यहाँ सैटेलाइट घूमना है इसके चक्कर,
तो चक्कर लगाना है तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 2πr बाय वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है इसका मास पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए आवर्तकाल भी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए उपग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। कक्षा की त्रिज्या है, कक्षा के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर नहीं करता है, न तो उपग्रह का द्रव्यमान और न ही कक्षा की त्रिज्या, इस सब पर निर्भर करता है, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए एक खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ, देखिए हाफ प्रतिबल बटे वाई, वाई मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक, यहाँ भी समय प्रतिबल यंग प्रत्यास्था, यहाँ प्रतिबल का स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है और यहाँ पे वाई पे स्क्वायर है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन उसमें सही। तो किसी तार को खींचने में जो किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है दैट इज W इक्वल टू हाफ FL। वही वर्क जो है उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर करता है, इसलिए वर्क यहाँ फॉर्मूला ले सकते हैं आप, वर्क इक्वल टू हाफ F इंटू L। F फोर्स लगाए और L उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, इसलिए यहाँ पर कह रहा है एकांक प्रति एकांक आयतन ऊर्जा, इसलिए ऊर्जा जो होगा यहाँ पे U बराबर हो जाएगा W बटे वॉल्यूम, W बटे वॉल्यूम। तो ये हो गया हाफ F इंटू L और वॉल्यूम हो गया A इंटू L। अगर तार की मूल लंबाई कैपिटल L है और एरिया क्रॉस सेक्शन A है तो आयतन हो जाएगा A इंटू L, इसलिए ये फॉर्मूला हो गया हाफ, और F बटे A को हम लोग कहते हैं प्रतिबल, ये प्रतिबल हो गया, और ये हो गया L बटे L। इसको आप यहाँ याद रखिए। देखा अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और दिखाता है आपको, यंग प्रत्यास्था गुना फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू F बटे A इंटू L बाय L, ये होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो इसको उलट देते हैं, यहाँ से ये ऐसे इधर कर देते हैं, तो L बाय L ले आएंगे तो क्या हो जाएगा F बटे A इंटू वाई, नीचे आ जाएगा। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे देखिए L बटे L है, नहीं L बटे L है, तो आप इसको F बटे A को क्या कहेंगे, प्रतिबल, क्या कहेंगे, प्रतिबल बटे वाई। इसलिए U का फॉर्मूला हो जाएगा आपको हाफ प्रतिबल, और इसका भी फॉर्मूला आ गया प्रतिबल बटे वाई, प्रतिबल बटे वाई मतलब ये हो गया हाफ, और ये हो गया प्रतिबल का स्क्वायर बटे वाई, ये इसका फॉर्मूला आया प्रतिबल का स्क्वायर बटे वाई। इसलिए ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए आप ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के लिए टूटने वाले बलाघात को कहा जाता है। तार पर यहाँ पे पॉइंट सस्पेंशन है और यहाँ पे हुक है, यहाँ पर हम लोग वेट रखते जाते हैं, जिस वेट पर ये वायर टूट जाएगा उसका नाम है तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ को वो टॉलरेट कर सकता है वो उसका कहलाता है तनन सामर्थ्य। और एक्सपेरिमेंट जब होता है इसका तो हाफ ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेस जहाँ पर जिस स्ट्रेस पर ये टूट जाता है उसके हाफ पर हम लोग अलाउ करते हैं कि वहाँ तक बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो है फिर मतलब 24 घंटे के बाद फिर छोड़ देता है, तो अपना फिर ओरिजिनल कंडीशन में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, श्यानता विस्कोसिटी, चार ऑप्शन दिया है, आप याद रखिएगा। विस्कोसिटी जो है लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने से घटता है और टेम्परेचर बढ़ने से गैस का बढ़ता है, ये दो याद रखना है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड का, तरल पदार्थ का घटेगा। ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, तापमान बढ़ने से गैसों की कम होती है, गलत, तापमान बढ़ेगा तो गैसों का बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से तरल पदार्थ का बढ़ता है, नहीं घटता है। तापमान में कमी से गैसों की बढ़ती है, नहीं, तापमान में वृद्धि से गैसों बढ़ती है। तापमान में वृद्धि से तरल पदार्थ की कम होती है, तरल पदार्थ की कम होती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। 26 देखिए, केशिका नली में पानी H ऊंचाई तक ऊपर उठता है, यदि नली को उसके आधे आकार में काट दिया जाए तो नली में पानी क्या होगा, आप याद रखेंगे। ये केशिका नली है
और इस केशिका नली में अगर यहाँ पानी में डालें इसको, और पानी अगर यहाँ पर h ऊंचाई तक उठा हुआ है, अगर इसको हम आधा काट के इसको फिर इसी में डालेंगे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। पानी बाहर नहीं निकलता है, h इंटू आर इसका कांस्टेंट होता है। हाइट और रेडियस ऑफ कर्व सरफेस ये दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपको पानी ऊपर से पानी नहीं बहेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, h इंटू आर कॉन्स्टेंट, ये भी अलग से क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर होगा ऊपर से पानी नहीं बहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 60 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक गोलाकार खंभा 60 kg के भार को सहारा देता है। खंभे पर कितना दाब लगेगा? खंभे पर कितना दाब लगेगा? प्रेशर का फॉर्मूला बोलिए, प्रेशर का फॉर्मूला बोलिए। प्रेशर P इक्वल टू F बाई A, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा काम करेगा सो देखना है आपको, और क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है उसको देखना है। तो प्रेशर इक्वल टू F बाई A, F हो गया आपका M इंटू जी, और A हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये है 60 एंड दिस इज 9.8, और A है यहाँ देखिए 60 इंटू 10⁻³ 60 इंटू 10⁻³ तो ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहाँ पर है देखिए, ऑप्शन ए में ही आपको मिल जाएगा, ऑप्शन ए मिल जाएगा। 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, पानी को इधर टेम्परेचर हो गया, इधर इसका वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। पानी को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते हैं तो इसका आयतन क्या होता है? घटता है। इसका आयतन जो है वो घटेगा इस तरह से। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है, इसका आयतन क्या होगा? घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा नहीं। और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है, इस तरह से। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा यहाँ पर। जब पानी को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन घटता है, डेंसिटी बढ़ता है, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, रैखिक लीनियर आयतन वॉल्यूम क्षेत्र विस्तार सरफेस एरिया के गुणांक का अनुपात कितना होगा? के गुणांक का अनुपात कितना होगा? आप अल्फा बीटा गामा पढ़े हैं, अल्फा बीटा गामा पढ़े हैं आप, और उस दोनों में कहता है कि तीनों में रेशियो बताइए कितना होगा। सो आप पढ़े हैं बीटा बराबर 2 अल्फा, इसलिए आप अल्फा लिख सकते हैं बीटा बटे 2, और गामा बराबर 3 अल्फा, इसलिए अल्फा बराबर लिख सकते हैं गामा बाय 3, इसलिए अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा। अल्फा कितना हो गया आपका 1, बीटा कितना हो गया 2, गामा कितना हो गया 3। अब देखिए किसका किसका कह रहा है यहाँ पर से। पहले कहता है, यहाँ आपको दे रहा है क्वेश्चन में, क्या दे रहा है? अल्फा, गामा और बीटा, रैखिक वॉल्यूम और एरिया वाला है। तो अल्फा ये 1 हो गया, ये हो गया 3, और ये हो गया 2। 1:3:2, 1:3:2, इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 आइए, उष्मागति का शून्यवां नियम। उष्मागति का शून्यवां नियम किस अवस्था का किस अवधारणा की ओर ले जाता है? मतलब व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर, तापमान की ताप की परिभाषा मिलती है उष्मागति के शून्यवां नियम से। क्वेश्चन नंबर 31 आइए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मेयर का फॉर्मूला है? मेयर्स फॉर्मूला इज Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, दिस इज मेयर फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला ये है। अब देखिए कहाँ पर है वो, ऑप्शन डी में है, देखिए आप ऑप्शन डी में है Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 32 है, उष्मागति का प्रथम नियम दर्शाया गया है किसमें? उष्मागति का फर्स्ट नियम दर्शाया गया है। उष्मागति का फर्स्ट नियम आप जानते हैं, dq बराबर du प्लस dw। ये हो गया dq, दिस इज du, और w को हम लिखते हैं pdv, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम।
वो वर्क के बराबर होता है। तो देखिए कहाँ पर है ये, कहाँ पर है ये, पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, डी क्यू, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा तापमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, निरपेक्ष तापमान से स्वतंत्र होता है और निरपेक्ष तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गति v स्क्वायर आर एम एस जो है, v स्क्वायर आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है ये। और काइनेटिक एनर्जी अगर लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर आर एम एस लिखेंगे, तो ये सब तो कांस्टेंट है, तो इसके भी समानुपाती क्या होगा, टी के समानुपाती होगा ये जब इसके समानुपाती है, इसलिए निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुपातिक होता है, मतलब ऑप्शन बी के सीधे मतलब हम लोग आ सकते हैं, उसका भी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक गैस आदर्श गैस आइडियल गैस की तरह व्यवहार कब करता है? तो कोई भी गैस आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर, निम्न दाब और उच्च ताप, यहाँ देखिए निम्न ताप है, निम्न दाब और उच्च ताप है यहाँ पर बी नंबर में, यहाँ उच्च दाब निम्न ताप, उच्च दाब उच्च ताप, इसलिए ऑप्शन बी वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन में 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सरल हार्मोनिक एसएचएम को व्यक्त करता है? देखिए साइन ओमेगा टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। तो एसएचएम का जो इक्वेशन होता है, इधर से भी होता है, इधर से भी होता है, इधर से कॉस इधर से साइन, तो ये साइन और कॉस जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा खड़ा हो जाता है तब झूले का आवर्तकाल क्या होगा? झूले का आवर्तकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होगा वो, जहां से सस्पेंशन पॉइंट से उसके सेंटर ऑफ सीजी तक। तो जब खड़ा हो जाता है तो लंबाई ये घट जाएगी, तो आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी में कमी आ जाएगी इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 37 आइए देखिए, एक स्प्रिंग 2 किलोमीटर लंबा खींचा जाता है, इसमें स्थिति ऊर्जा भी है, यदि इसको 10 किलोमीटर लंबा खींचा जाए तो स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, उसमें कितना उसमें एनर्जी स्टोर करेगा वो आपको बताना है। तो स्प्रिंग का एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग वही है इसलिए फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, जब नहीं चेंज करेगा तो आप यहाँ से देखिए V बराबर हो गया फॉर्मूला आपको, मतलब आप कर सकते हैं कि स्प्रिंग का जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका। तो ये है V, दिस इज हाफ, दिस इज के और दिस इज 10 का स्क्वायर, जब सॉरी 2 किलोमीटर का स्क्वायर, 2 किलोमीटर का स्क्वायर मतलब हाफ के इंटू 4, तो ये V है। अगर इसको हम 10 किलोमीटर खींच दें तो ये कितना होगा? V डैश बराबर हाफ के, और ये हो जाएगा आपको 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ? हाफ के, और ये हो गया 100, इसलिए V डैश बटे V निकाल लीजिए, इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आपको कितना? 100/4, 100/4 मतलब 25, इसलिए V डैश बराबर 25 V डैश बराबर 25 V इसका हम लोग को आएगा। और देखिए कहाँ पर है ये 25 V, देखिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 आइए, वायु में ध्वनि प्रसार की घटना कौन सी प्रक्रिया है? देखिए समतापी प्रक्रिया, रुद्धोष्म प्रक्रिया, आइसोबारिक मतलब समदाबी, और आइसोकोरिक सम आयतनिक। अगर सबको हिंदी में लिखता, समतापी प्रक्रिया, रुद्धोष्म प्रक्रिया, समदाबी प्रक्रिया, सम आयतनिक प्रक्रिया। अंग्रेजी में लिखता आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। कौन सी प्रक्रिया होती है वायु में ध्वनि के प्रसार में? तो आप पढ़े होंगे, न्यूटन का कंसेप्ट था समतापी प्रक्रिया, बाद में लाप्लास ने जब संशोधन किया तो न्यूटन का थियोरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिफर कर रहा था, और जब कंसेप्ट रुद्धोष्म का लाया गया, एडियाबैटिक में आया,
तो दुष्ट प्रक्रिया के तहत लगाया गया, तो उसमें उसका कंसेप्ट सही, फॉर्मूला भी दोनों निकल गया सही, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों वैल्यू मान निकल गया। इसलिए तब कहा जा रहा है वायु में ध्वनि प्रसार की घटना जो है एक रुद्धोष प्रक्रिया है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 13 चाहिए, तनी हुई डोरी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय हार्मोनिक की आवृत्तियों का अनुपात कितना होता है? जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का अनुपात कितना होता है आप याद रखेंगे। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है n बराबर n इक्वल टू p/2l, p/2l अंडर रूट t/m म्यू। तो यहाँ p जो है दैट इज 1 2 3 4 सब आएगा इसको, इसलिए n1 बराबर 1/2l, n2 बराबर 2/2l, n3 बराबर 3/2l, ये आते रहेगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए नंबर इसका सही है। सॉरी ए नहीं सी नंबर सही है। सी है 1 2 3 फर्स्ट में भी 1 रहेगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, सिक्स में 6, ये रहेगा, आपको चेंज करते जाएगा उसके साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन देखिए मॉडल सेट का। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ठोस, तरल और गैसीय माध्यम में प्रसारित हो सकती है? अनुप्रस्थ तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, यांत्रिक तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें। तो आप जानते हैं कि जिसे साउंड सॉलिड में से ट्रांसमिट होता है, लिक्विड से, वाटर से भी जाता है, गैस से भी जाता है, तो ये तीनों से साउंड प्रोपेगेट कर सकता है, और ये साउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी है। फिर आपको हम याद दिला देते हैं बच्चों कि जेसीईआरटी के द्वारा ही ये मॉडल सेट जारी किया गया है, और जेसीईआरटी के द्वारा रेल प्रोजेक्ट के तहत 6-7 सेट क्वेश्चन आया है। तो आप 6-7 सेट क्वेश्चन जो है उसको पूरी तरह से सोल्व कर लेंगे। और इसका अभी जो तत्काल प्रमाण है, क्लास 12 के जो फिजिक्स का पेपर हुआ है फाइनल एग्जामिनेशन का 16 फरवरी को, उसमें एमसीक्यू एक भी इधर से नहीं आया है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सब उसी से उठा के दिया है। इसलिए मे नॉट भी, लेकिन आप अपना तैयारी करके चलते रहिए। और अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है। और हम इसी तरह का वीडियो लेकर के फिर आपके साथ आएंगे जब तक का एग्जामिनेशन समाप्त नहीं हो जाता है। चलिए, थैंक यू।